हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए साइंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो कल आप लोग ने कैसे मीटर का रीडिंग कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में आप पढ़े थे। आइए उसके आगे हम आज बताने की कोशिश करते हैं। तो आज के टॉपिक में फर्स्ट है क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण हुआ हर एक चीज़, दुनिया की हर एक चीज़ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, चाहे जो भी हो, हर एक चीज़ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में भी यही रूल है। क्या रूल है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, क्या नियम के अनुसार, जो गुरुत्वाकर्षण बल F जो है वो समानुपाती होगी क्या चीज़ के, किन्हीं दो पिंड के बीच के द्रव्यमान के। मान लेते दो पिंड जिसका m1 m2 द्रव्यमान है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक किन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच की द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर होता है। फिर से कहेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का बल है जो दोनों पिंड, दो पिंड मानते हैं जिसका द्रव्यमान m1 m2 है, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। तो यदि हम इसको एक कंबाइन करके लिखे तो क्या होगा, F समानुपाती m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। यही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यदि पता होनी चाहिए, यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो फिर वहाँ पे कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो कांस्टेंट यूज करने से क्या होगा, F इक्वल टू जी, कांस्टेंट रूप में जी का यूज किया जिसका ना m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। यही एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जहाँ की जी क्या है, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक। अब गुरुत्वाकर्षण इसका मान फिक्स है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या है। तो यदि हम इस फार्मूला से हम यदि जी को कैलकुलेट करना चाहें तो जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो यदि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का हम फार्मूला परिभाषा बताने की कोशिश करें तो क्या इसको कह सकते हैं, तो यदि एकांक द्रव्यमान का दो वस्तु यानी m1 m2 का यदि एकांक द्रव्यमान मान ले, एक द्रव्यमान का मान ले, तो एकांक द्रव्यमान का दो वस्तु यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो उनके बीच जो बल काम करेगा, तो उनके बीच जो, यानी फिर से कहेंगे, एकांक द्रव्यमान का वस्तु यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक, जिसको कि हम जी से सूचित करते हैं। यानी एकांक द्रव्यमान का वस्तु, एकांक द्रव्यमान का दो वस्तु यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो उन्हें हम, उनके बीच जो बल काम करेगा वो F काम करेगा, तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक, जिसका मान एक फिक्स मान है। जो जी का वैल्यू कितना होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 9.8 गुना 10 पे पावर -11। यहाँ तक तो इसका जी का वैल्यू। अब बात रही यूनिट की, यूनिट कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। यहाँ पर हम दोबारा लिखना चाहेंगे, यहीं पे सामने में जो याद करने में आसानी हो, जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया है, एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। तो यदि हम वैल्यू लिखते हैं तो जी का वैल्यू क्या आता है, इसका कांस्टेंट वैल्यू 9.8 गुना 10 टू द पावर -11। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका यूनिट क्या दे, इसका यूनिट क्या दे। तो यूनिट में हम लिखेंगे आर क्या है, दूरी, आर क्या बोले थे, दूरी, एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, एफ बल। तो बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, आर दूरी है तो दूरी मीटर, तो आर स्क्वायर, m1 m2 क्या है, m1 m2
तो फिर क्या होगा, एफ न्यूटन, आर बीच की दूरी है तो दूरी मीटर स्क्वायर बट्टा एम क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रा एसआई में क्या होता है, किलोग्राम, तो केजी और फिर केजी तो केजी स्क्वायर। यानी कि इसका हम यदि फाइनली लिखे तो क्या होगा, 9.8 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो यही इसका फाइनल फार्मूला होता है। जी इक्वल टू क्या होता है, 9.8 गुनी 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जाम में फार्मूला के साथ साथ इसका यूनिट भी पूछ दिया जा रहा है, तो यूनिट के जगह पर याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाद इसमें जस्ट क्या है, गुरुत्व के बारे में है। तो गुरुत्व क्या हुआ है, तो अभी हम आपको बताएं, जो दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यदि आकर्षित करने वाली वस्तु में यदि एक पृथ्वी हो, आकर्षित करने वाली वस्तु में यदि एक पृथ्वी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे। ठीक, यानी कि गुरुत्व एक प्रकार का आकर्षण बल है, पृथ्वी के द्वारा एक आकर्षण बल है। ठीक, जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, गुरुत्व में क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसका कि वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फिक्स पॉइंट जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक जी के बारे में हम पढ़ें, जिसका क्या होता है 9.8 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। एक जी के बारे में पढ़ें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन होगा, तो आप एक कनेक्शन, दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसके बीच में, तो जी और जी के बीच में। तो इसका रिलेशन होता है जी इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, एम ई आर ई क्या हुआ, कभी आप सुने होंगे, जो क्या क्वेश्चन रहता है, जो ध्रुव पे किसी वस्तु का, ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम या ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम या ज़्यादा, आखिर कैसे होता है। तो बस यही फार्मूला, आखिर दोनों के बीच में रिलेशन, ग्रेटर जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो वो रिलेशन यदि हम याद रहे तो फिर हम बताने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस फार्मूला से हम क्या देख रहे हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण जो है, यहाँ से 2 पॉइंट एग्जाम में हमेशा पूछता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, क्या है, अर्थ का द्रव्यमान, अर्थ की त्रिज्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, आप बुक में देखिए लिखा हुआ है, जो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार प्रकार पे निर्भर नहीं करती है। फिर से हम क्या बोलें, गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार प्रकार पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, और कुछ गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ है, गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण में अंतर है। क्या अंतर है, तो यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 केजी है, यानी कहने का अर्थ हुआ चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी के
इतना हम लिखने से बेटर है यदि हम लिख दें चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण को जी एम से डिनोट कर दें और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को जी ई से डिनोट कर दें, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखेंगे, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, न्यूमेरिकल क्या बनती है, तो एग्जाम में पूछता है यदि बताओ किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार यदि पृथ्वी पे 600 kg है तो उसका भार चंद्रमा पे कितना होगा। तो पता होना चाहिए यदि किसी वस्तु का भार 600 kg तो चंद्रमा पे 1/6 इक्वल टू 100 kg हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। तो एक न्यूमेरिकल यहां से ही बनेगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, तो अब देखेंगे पृथ्वी के अलग अलग जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है। तो इससे पहले मैं क्या बता चुका हूं, G इक्वल टू क्या होता है, G me बाय R अर्थ स्क्वायर। ये रिलेशन से क्या होता है हमको पता चलेगा कहां पे किसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या देखें, गुरुत्वीय त्वरण रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी कि कहने का यदि रेडियस कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, रेडियस ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। अब हम लेते विषुवत रेखा पर आखिर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण और ध्रुव पे क्या होगा। तो विषुवत रेखा के बारे में जैसे हम जानते हैं, विषुवत रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा एक वृत्त होता है। विषुवत रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त होता है। तो विषुवत रेखा ये होगा, सबसे बड़ा वृत्त हुआ। तो विषुवत रेखा को क्या कहेंगे, इसका देखिए विषुवत रेखा पे व्यास क्या होता है, यहां पे क्या है, पोल है। तो विषुवत रेखा का व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। पृथ्वी पे विषुवत रेखा का व्यास ज्यादा होता है। तो व्यास ज्यादा बोले तो त्रिज्या ज्यादा। तो जैसे ही त्रिज्या ज्यादा, आर ज्यादा क्या बोले, यदि आर ज्यादा तो जी का मान कम। इसलिए कहा गया विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और ध्रुव पे आर का मान क्या है, कम है। तो आर कम तो जी ज्यादा। तो इसलिए कहा गया विषुवत रेखा पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम महत्तम क्या होता है। तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होगा और ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा, अधिकतम होगा। चलिए अब नेक्स्ट इसमें बुक पे आते हैं। बुक में हम कहाँ से देख लिए। नेक्स्ट क्या है, विषुवत रेखा पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं लिफ्ट में किसी वस्तु का भार कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लिफ्ट में किसी वस्तु का भार कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पे बुक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। लिफ्ट सिर्फ ऊपर की ओर नहीं जाती है, एक सम त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है। वहां पे क्या करेक्ट लिखना है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और यदि एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर आएगी तो उसका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। याद करना है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाएगी तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और यदि एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर आएगी तो उसका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यदि एक समान वेग के साथ ऊपर जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, उसमें भार ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना ही घटा हुआ प्रतीत होगा। नीचे का 2 पॉइंट जो है, जो लिफ्ट में नीचे उतरते हैं डोरी टूट जाए, तो इसके बारे में कुछ ने पूछा, आज तक नहीं गया। डोरी जैसे ही टूटेगा वो एक वैक्यूम की तरह, निर्वात की तरह काम करेगी। निर्वात की तरह काम करेगी तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला, वो क्या होगा, शून्य में, भार ना घटा हुआ ना बढ़ा, वो क्या हुआ, शून्य प्रतीत होगा। तो
नेक्स्ट देखेंगे हम लिफ्ट तक जा समझ गए। अब आगे हमको पढ़ना क्या है, केपलर का नियम। तो केपलर के नियम से सिर्फ एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ग्रहों के गति संबंधित किसने नियम दिया। पूरा कभी भी नहीं पूछा गया भाई क्या है नहीं है, सिर्फ बताया गया ग्रहों के गति संबंधित नियम किसने दिया। तो इसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखना है, ग्रहों के गति संबंधित नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ग्रहों के गति संबंधित नियम केपलर के द्वारा दिया गया, बस एक क्वेश्चन पूछा जाता इससे। आगे इसमें है उपग्रह। उपग्रह का डिफिनेशन कभी नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी उपग्रह क्या होता है, जो पिंड ग्रह की परिक्रमा करती है। हर एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन यदि ग्रह का भी कोई पिंड परिक्रमा करे तो उसको उपग्रह कहते हैं। हर एक का अपना अपना उपग्रह होता है। उपग्रह भी कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह भी होता है। जैसे कृत्रिम उपग्रह भारत में बहुत सारा छोड़ा गया भारत की तरफ से कृत्रिम उपग्रह, जबकि प्राकृतिक उपग्रह सिर्फ एक ही है, पृथ्वी का चंद्रमा। तो उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करें उपग्रह कहलाता है। तो हर एक प्लैनेट का, हर एक ग्रह का अपना अपना खास उपग्रह है। सबका एक कैलकुलेट यानी यूनिट में एक उपग्रह है, किसी का 63 है, किसी का 50, ऐसे करके सबका उपग्रह। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह चंद्रमा कृत्रिम उपग्रह, और प्राकृतिक उपग्रह तो बहुत सारा है, जितना भेजे यहाँ से सब प्राकृतिक उपग्रह। तो उपग्रह के बारे में क्या है, उपग्रह कुछ क्वेश्चन इसमें याद नहीं करना है, सिर्फ नीचे हम देखेंगे सिर्फ उसमें भू-अस्थायी उपग्रह याद करना है। भू-अस्थायी उपग्रह क्या हुआ, वैसा उपग्रह यदि हम पृथ्वी जितना, जैसे चंद्रमा ने पृथ्वी जितनी समय में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर ले, यदि इतनी ही समय में कोई पृथ्वी से कोई उपग्रह छोड़ा जाए, उतने ही समय में वो चंद्रमा की परिक्रमा कर ले, तो इसे भू-अस्थायी उपग्रह कहा जाता है। इसमें देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी कक्ष के लंबवत तल पर पश्चिम से पूर्व को परिक्रमा करता था, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। यानी पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटे, तो ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल भी 24 घंटे हो तो उसे भू-अस्थायी उपग्रह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। अब जो पॉइंट बताने वाले वो क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है, तो यह उपग्रह भू-अस्थायी उपग्रह जो है वो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जो भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। कितना किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर पे भू-अस्थायी उपग्रह स्थापित की जाती है। यह नीचे हम देखेंगे, जो कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। यानी भू-अस्थायी उपग्रह को स्थापित करने का सबसे पहले विचार आर्थर सी क्लार्क ने दिया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले भू-अस्थायी उपग्रह के बारे में बताया था, विचार दिया था। नेक्स्ट में क्या है, पलायन वेग। तो नेक्स्ट, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम पलायन वेग के बारे में जानेंगे। इस बुक में आप देख रहे हैं सिर्फ पलायन वेग चंद्रमा का, पृथ्वी का पलायन वेग सिर्फ लिखा हुआ है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पलायन वेग आखिर चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, सूर्य का पलायन वेग क्या है, पलायन वेग आखिर क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास सेंड करिए, जिससे और भी दोस्त इससे फ़ायदा ले सके। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।